हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ दिवा स्वप्न कहानी के तीसरे भाग का फाइनल पार्ट लेकर, जिसमें हम सभी जानेंगे कि गीजू भाई ने छमाही परीक्षा की तैयारी कैसे कराई, बच्चों की छमाही परीक्षा का नतीजा क्या रहा, अधिकारी साहब और प्रधान अध्यापक ने नतीजों के बारे में क्या कहा। छमाही परीक्षा पास आ गई थी। बाकी कक्षाओं का छमाही परीक्षा का अभ्यास भी पूरा हो चुका था। इतिहास, भूगोल, गणित और भाषा की रटाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन गीजू भाई की कक्षा का कोर्स अभी बहुत पीछे चल रहा था। गीजू भाई द्वारा कक्षा में पढ़ाया हुआ बच्चों को फिर से अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गीजू भाई ने ऐसी योजनाएं बना रखी थी जिससे विद्यार्थी अपना पढ़ा हुआ सब कुछ स्वयं ही अभ्यास कर लिया करे। जैसे अंताक्षरी के खेल में कविताओं का अभ्यास अपने आप बार बार हो जाता था। गीजू भाई के कक्षा में अभी तक भूगोल और व्याकरण के पाठ की शुरुआत नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा कि अब बच्चों को व्याकरण सिखाया जाए। गीजू भाई के अनुसार व्याकरण की शिक्षा बड़ी उम्र के बच्चों को दी जानी चाहिए, जो भाषा की शिक्षा में दिलचस्पी लेते हों। प्राथमिक पाठशाला में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि व्याकरण विषय छोटे बच्चों के लिए कठिन है। उन्हें व्याकरण सीखने में मज़ा नहीं आता और वे उब जाते हैं। लेकिन शर्त के अनुसार गीजू भाई को परीक्षा के समय तक व्याकरण विषय बच्चों को अच्छी तरह सिखाना जरूरी था। गीजू भाई को सिद्ध करना था कि चौथी कक्षा के बच्चों को भी यह विषय अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। गीजू भाई ने व्याकरण के पूरे कोर्स को पढ़ा और बच्चों को व्याकरण अपनी तरह से सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार बच्चों को व्याकरण सिखाने लगे। बच्चों को सीखने में बहुत मजा आने लगा। वे इसे एक खेल के रूप में लेने लगे। 2 महीनों में बच्चों ने व्याकरण का बहुत कुछ सीख लिया था। एक दिन कक्षा में व्याकरण का खेल चल रहा था। अचानक अधिकारी साहब आ पहुंचे। उन्होंने खेल देखा और दंग रह गए। अधिकारी साहब ने कहा कि भाई, लड़कों को ताश खिलाना क्यों सिखाते हो? छमाही परीक्षा नजदीक आ रही है, तुम्हें अपना प्रयोग सफल करके दिखाना है। गीजू भाई ने कहा कि मुझे अपने प्रयोग की पूरी चिंता है। ये तो व्याकरण के खेल चल रहे हैं, आप जरा व्याकरण में इन छात्रों की परीक्षा लीजिए। अधिकारी साहब बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं और बच्चे आसानी से उत्तर दे देते हैं। यह देखकर अधिकारी साहब खुश होते हैं और गीजू भाई को अपने घर बुलाकर अपनी योजना के बारे में बताने के लिए कहते हैं। अगले दिन गीजू भाई व्याकरण की सामग्री लेकर अधिकारी साहब के घर गए और अपनी योजना प्रारंभ से बताई। बच्चों को व्याकरण सिखाने में जिन खेलों का सहारा लिया, उनका वर्णन अधिकारी साहब के सामने किया। गीजू भाई के सिखाने के तरीकों को जानकर अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय की परीक्षा नहीं लूंगा। तुम्हारी कक्षा को व्याकरण विषय की परीक्षा से मुक्त किया जाता है। पढ़ाने की यह विधि सभी पाठशालाओं में चलानी है। बेचारे लड़के व्याकरण रट रट कर मर जाते हैं। इसके बाद गीजू भाई वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद छमाही परीक्षा के दिन आ गए। अधिकारी साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। गीजू भाई ने अधिकारी साहब से आज्ञा मांग ली थी कि सभी कक्षाओं की परीक्षा खत्म हो जाने के बाद उनकी कक्षा की परीक्षा ली जाए, क्योंकि गीजू भाई चाहते थे उनकी कक्षा की परीक्षा के समय प्रधान अध्यापक, सभी शिक्षक और बाकी कक्षाओं के 5-5 विद्यार्थी मौजूद रहे। गीजू भाई परीक्षा के दिन चिंता मुक्त थे। उन्होंने बच्चों से कह रखा था कि हम हर दिन जो कक्षा में करते हैं, आज भी वही करना है। आज तो बस अपना काम दिखाने के लिए सब लोगों को बुलाया भर है। गीजू भाई ने मंच पर बाकी कक्षा के विद्यार्थियों के कुछ समूह बनाए थे। हर समूह को एक एक विद्यार्थी कहानी सुना रहा था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। सभी छात्रों ने अपने ढंग से कहानी सुनाया। कहानी खत्म होने के बाद गीजू भाई ने सभी को बताया कि यह परीक्षा अपनी भाषा पर काबू, वार्तालाप कौशल, रुचि, स्मृति विकास और अभिनय की परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा में विद्यार्थी गोलाकार में बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी खत्म होने के बाद गीजू भाई ने बताया कि इस परीक्षा के द्वारा पता चलता है कि बच्चों को कविताओं की पंक्तियां अच्छे से याद है। तीसरी परीक्षा में बच्चे पहेलियां बूझ रहे थे। इस दौरान बच्चों में उत्साह था। इस परीक्षा से बच्चों की जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा में विकास और ज्ञान की वृद्धि की जांच हुई। ये पहेलियां पाठ्यक्रम में नहीं थी, पर गीजू भाई ने खुद से पहेलियों को छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया था। इसके बाद परीक्षा में बच्चों ने शब्दों का खेल शुरू किया, जिसमें एक शब्द बोलने पर शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला नया शब्द बोला जाता। इस खेल के माध्यम से बच्चों ने अपने शब्द भंडार की परीक्षा दी। इन खेलों को देखकर अधिकारी साहब ने कहा कि खेलों में एक खास बात दिखाई देती है। इस प्रकार के खेल बुद्धि शक्ति और ज्ञान की वृद्धि के लिए सभी कक्षाओं में अवश्य शुरू किए जाने चाहिए। इस दौरान एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से कह रहे थे कि इसीलिए तो लक्ष्मी शंकर यहाँ आया है, इसे पढ़ाना थोड़ी है, इसे तो खेल खिलाना है। इसके कार्यक्रम में खेल के अलावा कुछ और नहीं होता। लेकिन ये बात गीजू भाई सुन नहीं सके थे। खेल के खत्म होने के बाद गीजू भाई ने सीटी बजाई और सभी बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर कतार में खड़े हो गए। गीजू भाई ने बच्चों को झाड़ू के साथ कसरत करवाई और उन्हें सफाई का आदेश दिया। सभी लड़के शाला के चारों ओर फैल गए और सफाई किया, और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे टोकरी में भरकर गीजू भाई के सामने आ गए। सभी शिक्षक अचंभित थे। गीजू भाई ने बताया कि यह भी एक परीक्षा थी, साफ सफाई की परीक्षा। बच्चों को साफ सफाई का ज्ञान देना आवश्यक है।
इतने में बच्चे हाथ पैर मुंह धोकर आए। फिर गिजू भाई ने दूसरी सीटी बजाई और बच्चे दौड़कर बाहर चले गए और पाठशाला के आसपास के पेड़ों में चढ़ गए। अगली सीटी बचाने पर कूद कर नीचे आ गए। फिर अगली सीटी पर वापस पेड़ पर चढ़ गए। आखिरी सीटी पर उतर गए। अधिकारी साहब ने कहा, भाई ये सब तो बिना पढ़ाई के भी सीख सकते हैं, पेड़ चढ़ने उतरने में क्या पढ़ाई है। गिजू भाई ने कहा कि आजकल बगैर सिखाए ये काम भी नहीं सीख सकते। इतने में प्रधान अध्यापक कहते हैं कि ये सच नहीं है। गिजू भाई प्रधान अध्यापक से कहते हैं कि अपनी पाठशाला के बाकी विद्यार्थी यही खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए इनमें से कितने इस तरह पेड़ पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। प्रधान अध्यापक बच्चों को आदेश देते हैं, लेकिन मुश्किल से 2-3 बालक ही चढ़ सके। गिजू भाई कहते हैं कि मैंने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी है, ये तमाम बातें मेरी शिक्षा के प्रयोग के विषय हैं। इसके बाद गिजू भाई ने फिर से सीटी बजाई। सभी लड़के पाठशाला की अलमारी से लट्टू और डोरी ले आए और बिना शोरगुल और बहस के खेल रहे थे। वे एकाग्र थे, उनसे कोई गलती नहीं हो रही थी। सभी एक निश्चित स्थान पर खेल रहे थे और उन सबका एक मुखिया था। खेलते समय वे गली के बिगड़ैल लड़कों की तरह असभ्य नहीं थे। यह परीक्षा छात्रों की व्यवस्था और नियम का पालन की परीक्षा थी। अधिकारी साहब कहते हैं, भाई ये तो बड़ी व्यवस्था और नियम के साथ खेल रहे हैं। मैंने अभी अभी सीखा कि बच्चे खेल के द्वारा भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसी तरह गिजू भाई ने अधिकारी साहब को बच्चों द्वारा बनाए गए संग्रहालय दिखाते हैं, जिसकी सजावट करने में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। बच्चों ने संग्रहालय में अपने द्वारा बनाई गई वस्तु जैसे मिट्टी के खिलौने आदि को भी संग्रहित किया था। बच्चों ने संग्रहालय की सूची तैयार की थी, जिसमें छात्रों ने कुल कितनी पुस्तकें पढ़ी, किस छात्र ने कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा बार पढ़ी, कौन सी सबसे कम पढ़ी, किस छात्र ने सबसे ज़्यादा पुस्तक पढ़ी और किस छात्र ने सबसे कम। इस सूची को देखकर अधिकारी साहब बहुत खुश हुए और गिजू भाई से बनाए गए खिलौनों की जानकारी लेते हैं। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि ये सब तो हम भी कर सकते हैं। यदि छात्र दूसरी पुस्तक पढ़ने लगे तो इतिहास, भूगोल, रेखागणित आदि कब पढ़ें? ये सब विषय कब याद किए जाएंगे? अधिकारी साहब कुछ बोले नहीं और गिजू भाई की ओर देखकर कहा कि तुम्हारे छात्र भाषा में बिना परीक्षा लिए पास किए जाते हैं। इसके बाद गिजू भाई अधिकारी साहब को बच्चों के द्वारा स्वयं लिखी गई मासिक पत्रिका दिखाते हैं, जिसमें छात्रों ने अपने मन से अपनी समझ के आधार पर कुछ कविताएं लिखी थी। इन कविताओं में गिजू भाई ने कोई सुधार नहीं करवाया था। कविताओं को जस कर तस ही पत्रिकाओं में प्रकाशित किया था। अधिकारी साहब ने प्रसन्नता से सर हिलाया और कहा, बहुत ही सुंदर काम है। गिजू भाई की तरफ देखकर कहते हैं कि भाई तुम विलक्षण काम करके दिखाते हो। 6 महीनों में कहां से कहां पहुंच गए। प्रधान अध्यापक ने गिजू भाई पर कटाक्ष किया कि अब गणित, भूगोल और इतिहास की परीक्षा के लिए हम सभी दोपहर को हाजिर रहें। प्रधान अध्यापक को पहले से पता था कि अभी गिजू भाई ने गणित और भूगोल विषय में कुछ नहीं किया है। गिजू भाई ने कहा कि मैंने अभी गणित और भूगोल में कुछ नहीं किया है, 12वें महीने तक यह काम भी करके दिखा दूंगा। इतिहास में अभी थोड़ा ही काम हुआ है। इतने में प्रधान अध्यापक गिजू भाई से कहते हैं कि ओह, तो यह कहिए ना कि अभी बड़े बड़े विषय तो बचे हैं। अधिकारी साहब प्रधान अध्यापक से कहते हैं कि ये विषय तो आपकी नज़रों में बड़े हैं, गिजू भाई की नज़रों में ये विषय तो कुछ और ही हैं। आपके अनुसार तो सारी पढ़ाई इतिहास, भूगोल, गणित और पहाड़ों में ही होती है। जवाब में प्रधान अध्यापक कहते हैं कि साहब आपकी नज़रों में भी यही विषय मुख्य है। आप भी हमसे इन्हीं विषयों में अच्छे परिणाम चाहते हैं। यह सुनकर सभी हंसते हुए उठते हैं। गिजू भाई की छमाही परीक्षा खत्म हो जाती है। अधिकारी साहब जाते जाते गिजू भाई से कहते हैं कि तुम्हारी कक्षा परीक्षा से मुक्त की जाती है। इस तरह गिजू भाई ने खेल के माध्यम से बच्चों को छमाही परीक्षा की तैयारी कराई। बच्चों ने खेल का आनंद लेते हुए ज्ञान प्राप्त किया। उनके परीक्षा के नतीजों को देखकर अधिकारी साहब बहुत खुश हुए और गिजू भाई को कक्षा को परीक्षा से मुक्त किया। पर अभी भी प्रधान अध्यापक और अन्य साथी शिक्षक गिजू भाई के तरीकों से खुश नहीं थे। अभी गिजू भाई को असली परीक्षा देनी बाकी थी, जो गणित, भूगोल और इतिहास विषय सिखाने में थी। इन सभी को हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।